एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जो हमारा चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया वेरी इंपॉर्टेंट चीज विच इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए की सीक्वेंस को चेंज किया जाता है। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट किया जाता है। कैसे मैनिपुलेट किया जाता है? बाय इंसर्टिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने की वजह से क्या होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग। कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए होते हैं, कौन कौन से मटेरियल वी रिक्वायर फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो कुछ टूल्स तो हम जब हमने ये स्टेप्स को डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने देखे थे, है ना, कि भाई डीएनए को कट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम चाहिए थी। ठीक है, तो होता कैसे है वो तो हमने स्टेप्स देख लिए थे कि सबसे पहले क्या था कि मेन डीएनए में से डिजायर्ड जीन को एक्सट्रैक्ट करो। फिर और मेन डीएनए सीक्वेंस में से, ये मेन डीएनए था, उस डीएनए में से हमने क्या करा, डिजायर्ड जीन को एक्सट्रैक्ट करा था। और डिजायर्ड जीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अलग करने के लिए हमें क्या चाहिए थी, कट करने के लिए एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है जिसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ये सबसे पहला टूल हो गया। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए होते हैं, तो नंबर वन विच इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती है, कट करने में हेल्प करती है डिजायर्ड जीन को मेन डीएनए से आइसोलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और साथ में प्लाज्मिड को भी कट करने के लिए हमें कौन चाहिए होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर क्या था, जो हमारा प्लाज्मिड था, कट प्लाज्मिड और डिजायर्ड जीन, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों को लाइगेट कर दिया जाता है। और लाइगेट करने के लिए हमें कौन सा सेकंड मटेरियल चाहिए होता है, डीएनए लाइगेस। ठीक है, सेकंड एंजाइम हमें कौन सी चाहिए होती है, डीएनए लाइगेस। तो पहला मटेरियल तो कौन है हमारा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कट करने में हेल्प करेगी। दूसरा टूल कौन सा है, डीएनए लाइगेस जो जोड़ने में हेल्प करेगा, ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए होती है, कुछ प्रोटीन चाहिए होती है जो रेप्लिकेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, हमें प्लाज्मिड तो चाहिए चाहिए विच इज द वेक्टर। और ये वेक्टर क्या करेगा, हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट। ठीक है, तो टूल्स में क्या क्या है, सबसे पहले हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती है, कट करने में हेल्प करती है डिजायर्ड जीन को और प्लाज्मिड को भी। वेक्टर, वेक्टर में कौन आ गया, हमारा प्लाज्मिड आ गया। और प्लाज्मिड क्या करता है, प्लाज्मिड इज अ व्हीकल दैट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन जिसको क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, डिजायर्ड जीन टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने का हेल्प करता है कौन, वेक्टर। ठीक है, लाइगेस एंजाइम हमें चाहिए होगी। लाइगेस एंजाइम को क्या करती है, दैट हेल्प इन द जॉइन द प्लाज्मिड एंड डिजायर्ड डीएनए। और लाइगेस करने के बाद बनता है क्या, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हम क्या करते हैं, इंसर्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। होस्ट के अंदर ही हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट क्यों करा हमने, क्यों मन कर रहा था एक होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने का, ताकि उसके अंदर डिजायर्ड प्रोटीन, डिजायर्ड प्रोडक्ट बन सके। ठीक है, तो ये होस्ट क्या करेगा, होस्ट में ही हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करा ताकि वो क्या प्रोड्यूस करे, डिजायर्ड प्रोडक्ट, so that it produce the desired product। ठीक है, फिर लास्ट में हमें क्या चाहिए होता है, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होती है। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगी, प्रोटीन बनाने का हेल्प करेगी। ठीक है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन द होस्ट सेल। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए डीएनए की मैनिपुलेशन के लिए हमें कौन कौन से टूल चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर, लाइगेस एंजाइम, होस्ट और पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो सबसे पहला कौन आ गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसको देखते हैं। देखो, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करती है, दैट हेल्प इन द कटिंग द डीएनए, जो कट करने में हेल्प करती है। दीज आर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये पूरी है ये। ठीक है, जो डीएनए को कट करने में हेल्प करती है वो एंजाइम्स हमारी मेनली कौन होती है, न्यूक्लियेजेस होती है। दीज आर द न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस एंजाइम क्या करती है, कट द न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, है ना। तो न्यूक्लियेजेस एंजाइम क्या करेगी, हेल्प इन द कट ऑफ डीएनए, और वी कैन से न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए आरएनए को कट करने में कौन हेल्प करता है, न्यूक्लियेजेस एंजाइम कट करती है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियेजेस होती है वो हमारी तीन कैटेगरी की होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में सबसे पहली कौन सी आ गई, हमारी एक्सो न्यूक्लियस। सबसे पहले कौन सी आ गई, एक्सो न्यूक्लियस। वो एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर वाला, एग्जिट यानी कि। तो एक्सो न्यूक्लियस क्या करेगी, रिमूव करेगी न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम द आउटर एंड, यानी कि एंड ऑफ द डीएनए को कट करेगी। तो ये डीएनए सीक्वेंस है ये। तो डीएनए सीक्वेंस में से जो एंड वाले सीक्वेंस को, एंड वाले न्यूक्लियोटाइड्स को हटाने में हेल्प करती है, वो कौन होती है, हमारी एक्सो न्यूक्लियस। तो डीएनए को बिल्कुल आउटर पोर्शन से कट करेगी, वो कौन है, एक्सो न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी कौन सी आ गई, एंडो न्यूक्लियस। सेकंड कौन आ गई, एंडोन्यूक्लियोसिस।
एंडोन्यूक्लियोसिस क्या करती है, डीएनए को कट करती है बीच में से, इट कट द डीएनए विद इन ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो ये डीएनए को बीच में से कट करने में हेल्प करेगी, बिटवीन द डीएनए। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। एंडोन्यूक्लियोसिस तो हमें पता है विच कट द डीएनए विद इन ऑफ इट, इनसाइड ऑफ इट, जो बीच में से कट करेगी वो कौन है, एंडोन्यूक्लियोसिस है। पर आगे एक वर्ड और आ गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, यानी कि बीच में से तो कट करेगी बट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, हर कहीं कहीं से भी कट नहीं कर देगी ये। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस क्या करेगी, रिमूव द डीएनए सीक्वेंस एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, एक पर्टिकुलर पोजीशन से कट करेगी ये। ठीक है, तो जो बाहर से कट कर रही है, आउटर पोर्शन को हटा रही है डीएनए की, वो कौन है, एक्सोन्यूक्लियोसिस। जो बीच में से कट कर रही है वो कौन है, एंडोन्यूक्लियोसिस। जो बीच में से एक पर्टिकुलर लोकेशन से कट कर रही है वो कौन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। क्लियर नहीं, और बायोटेक्नोलॉजी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं का ही, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस का ही, फॉर कटिंग द प्लाज्मिड डीएनए एंड फॉर गेटिंग फॉर सेपरेटिंग द डिजायर्ड जीन फ्रॉम द मेन डीएनए। ठीक है, अब देखो, अब इतना पता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम है वो कट करती है डीएनए को एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, है ना, हर कहीं से वो कट नहीं कर रही है, एक स्पेसिफिक लोकेशन से वो कट करती है। जैसे हमारा ये डीएनए हो गया, तो कहाँ से जा रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, और क्या जाता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो जो हमारी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या करेगी, डीएनए को कट करेगी एट अ स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक साइट से वो कट करेगी, एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करेगी। वो मैंने मान लिया वो स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, वो ये है। तो इस स्पेसिफिक लोकेशन को, स्पेसिफिक साइट को क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट या फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो जो हमारी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, और स्पेसिफिक लोकेशन को क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट या फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को अगर कट करना है तो वो कहाँ कट करेगी, उसको क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले रिकॉग्निशन साइट कहाँ पर है, रिकॉग्निशन साइट को वो कट करेगी। ठीक है, और ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या देखी जाती है, वो क्या होती है, नेचर में पैलेंड्रोमिक होती है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, और स्पेसिफिक लोकेशन को क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस का नेचर कैसा होता है, पैलेंड्रोमिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है वो कैसी होती है, वो नेचर में, रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज पैलेंड्रोमिक इन नेचर, पैलेंड्रोमिक होती है वो नेचर में। अब पैलेंड्रोमिक का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलेंड्रोमिक। पैलेंड्रोमिक मतलब क्या होता है कि अगर हम उस एक पर्टिकुलर, एक ऐसी सीक्वेंस जिसको किसी भी साइड से रीड कर लिया जाए, द सीक्वेंस विच कैन बी रीड फ्रॉम द बोथ साइड एंड हैविंग द सेम बेस पेयर। ठीक है, तो यानी कि कोई भी वर्ड पैलेंड्रोमिक कब होता है, जब उसको हम कहीं से भी रीड करें, आगे से पढ़े या फिर पीछे से पढ़े, बट उसको प्रोनाउंस एक ही किया जा रहा है। ठीक है, तो पैलेंड्रोमिक मतलब क्या होता है, जिसमें सेम बेस पेयर प्रेजेंट होंगे फ्रॉम द बोथ साइड। 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएंगे तब भी वही बेस पेयर प्रेजेंट है, 3 प्राइम से 5 प्राइम जाएंगे तो भी वही बेस पेयर है। ठीक है, तो सेम बेस पेयर होते हैं दोनों साइड से, आगे से भी पीछे से भी, तो देन इट विल बी अ पैलेंड्रोमिक। और जो भी वर्ड आगे से और पीछे से सेम प्रोनाउंस होते हैं वो भी कौन होते हैं, पैलेंड्रोमिक वर्ड्स होते हैं। जैसे कि वर्ड हमने क्या ले लिया, लेवल ले लिया, तो लेवल को अगर हम आगे से पढ़े तो भी लेवल है, पीछे से पढ़े तो भी लेवल है। ठीक है, तो जो भी वर्ड्स कैन बी रीड फ्रॉम द बोथ साइड इज द पैलेंड्रोमिक। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन से पढ़ लिया जाए, वो बेस पेयर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज द पैलेंड्रोमिक इन नेचर। जैसे एग्जांपल के लिए 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहे हैं तो कौन आ रहा है, वो GGATCC, और जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर आ रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, GGATCC। तो यानी कि इस साइड से पढ़े या फिर इस साइड से पढ़े, बेस पेयर दोनों में क्या है, सेम है, या बोथ साइड बेस पेयर सेम होते हैं, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलेंड्रोमिक इन नेचर। ठीक है, जैसे बैम H1 के अंदर, ये बैम H1 कौन है, ये एग्जांपल के लिए, वो बैम H1 हो गई, इको R1 हो गई, ये दोनों के दोनों कौन है, हमारी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये, बोथ आर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करती है, डीएनए को कट करती है एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, और स्पेसिफिक लोकेशन को क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होती है, पैलेंड्रोमिक होती है, उसको दोनों साइड से पढ़ो, दोनों साइड से बेस पेयर क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो बैम H1 का हमें सीक्वेंस याद रखना होता है, बैम H1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, GGATCC। क्या है, बैम H1 के लिए GGATCC। और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा है। ठीक है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री G, G, T का कौन होता है, ए का टी, उसका हो गया CC।
ठीक है, तो BAM-H1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होती है? GGATCC होती है। तो यहाँ से पढ़ा तो भी ये जा रहा है, इधर से देखा तो भी ये जा रहा है। ठीक है, तो ये नेचर में कैसी होती है? वो पैलिंड्रोमिक होती है। तो BAM-H1 की क्या है? ये। ऐसी EcoR1, ये भी कौन है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब इनका ये नाम ऐसे क्यों लिखा गया है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये BAM-H1 और EcoR1 ये दोनों के दोनों कौन है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कट करेंगे डीएनए को एट अ स्पेसिफिक साइट विच इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, और वो क्या होती है? नेचर में पैलिंड्रोमिक होती है। ऐसे EcoR1 की तुम्हें याद रखनी है। क्या होती है? उसको कैसे पढ़ सकते हैं? क्या क्या है वो? GAATTC। EcoR1 की तो सीक्वेंस हमें याद रखनी है। ठीक है, तो EcoR1 की क्या है? GAATTC। और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या जाएगी? सी का कौन होगा? GAATTC। दिख रहा है? तो यहाँ से भी GAATTC और इधर से भी GAATTC। तो नेचर में कैसी है? ये पैलिंड्रोमिक है। और EcoR1 इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस जिसका रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? ये है GAATTC। ये ना ये। अब इनके नेमिंग में हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम ही इस तरीके से क्यों लिखे गए हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम किस तरीके से दिए जाते हैं, ये क्यों बोला जा रहा है EcoR1 BAM-H1। ठीक है, तो नेमिंग करने का तरीका क्या होता है? अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसको किससे एक्सट्रैक्ट किया गया? इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो इन न्यूक्लियस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, तो जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले कौन आ गई? EcoR1। तो ये जो EcoR1 ये जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो उसको किससे एक्सट्रैक्ट किया गया? एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया। तो EcoR1 को किससे एक्सट्रैक्ट किया गया? एस्चेरिचिया कोलाई से एक्सट्रैक्ट किया गया, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? E. coli। इजंट इट? तो जिस भी बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा नाम उसके अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला लेटर क्या होता है? फर्स्ट लेटर इज द जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला लेटर क्या होता है? जीनस। ठीक है, तो यानी कि EcoR1 का जो ई है वो कौन है? एस्चेरिचिया कोलाई का जीनस का पहला लेटर है। तो फर्स्ट लेटर किसका होता है? जीनस का। सेकंड लेटर कौन से होते हैं? सेकंड और थर्ड लेटर किसके होते हैं? स्पीशीज के होते हैं, उसको स्मॉल ही लिखा जाता है। सेकंड और थर्ड, सी और ओ, सेकंड और थर्ड लेटर किसके हैं? स्पीशीज के, कोलाई के। ठीक है, फोर्थ लेटर जो होता है वो किसका होता है? स्ट्रेन का होता है कि किसको कौन से स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट किया किया है ना, क्योंकि हम पता है बैक्टीरिया के क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से स्ट्रेन से निकाला गया है? रफ स्ट्रेन से निकाला गया, आर स्ट्रेन से निकाला गया है। फिर लास्ट में जो रोमन नंबर हम लिखते हैं, लास्ट में कौन आ गया? रोमन नंबर, कि उसको कौन से ऑर्डर में निकाला गया है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिखने के लिए हमें 4 लेटर चाहिए होते हैं। पहला लेटर फ्रॉम द जीनस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, सेकंड और थर्ड लेटर स्पीशीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, फोर्थ लेटर इज द स्ट्रेन ऑफ दैट, और लास्ट जो हमारा रोमन नंबर आ गया विच इज द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एक्सट्रैक्शन, की किस ऑर्डर में उसको निकाला गया। क्लियर ना ये? ऐसी BAM-H1 में अगर हम देखें तो वो पहला लेटर तो किसका होता है? कि कौन जीनस का। जीनस कौन है? बैसिलस। सेकंड और थर्ड कौन होते हैं? स्पीशीज के। तो कौन आ गया? एम्पाइलोक्विफेशियन। ठीक है, और हमारा वो एच कौन होता है? एच इज द स्ट्रेन, और आई कौन है? ऑर्डर। ठीक है, ऐसी कौन आ गया? हिंट सेकंड। एच कौन है? जीनस यानी कि हीमोफाइलस। आई और एन कौन है? यानी कि सेकंड और थर्ड कौन है इसकी? स्पीशीज। स्पीशीज कौन आ गई? इन्फ्लुएंजे। तो इन्फ्लुएंजे का हमने आई और एन ले लिया स्मॉल में। डी क्या है इसका? स्ट्रेन क्या है? और सेकंड क्या है? इस कौन से ऑर्डर से, यानी कि सेकंड ऑर्डर से इसको निकाले गई है। ऐसी सेल वन। ठीक है, ये कौन है? सेल वन। ठीक है, सेल वन। तो एस कौन है? सेप्टोमाइसिस। और ए कौन है? एल्बस। तो इस सेल वन को कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया? सेप्टोमाइसिस एल्बस से। और आई कौन है? ठीक है, आई कौन आ गया? इसका ऑर्डर आ गया। क्लियर ना ये? तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो नाम कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, पहला जीनस का, जिस भी बैक्टीरिया जिस भी वायरस से उसको, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया उसी के अकॉर्डिंग उनका नाम होगा। जैसे EcoR1 में क्या है? पहला लेटर जीनस का, इकोलाई के, और CO कौन है? उसके स्पीशीज का, R कौन है? स्ट्रेन, और जो रोमन नंबर वो क्या है? उसका ऑर्डर। क्लियर ना ये? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो पेपर में आता है ये। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हर जगह से तो कट नहीं करती, कट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। और स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करती है वो।
और वो जो स्पेसिफिक लोकेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो कैसी होती है नेचर में? पैलिंड्रोमिक होती है, यानी कि दोनों साइड से हम उसको पढ़ेंगे तो वो एक ही जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये किसकी लिखी है मैंने, वो GAATTC, दिस इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ इकोलाई। रिकॉग्निशन सीक्वेंस किसकी है ये? इको R1 की है ये, इको R1, है ना? तो इको R1 की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो यही है, GAATTC। ठीक है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या जाएगी फिर? GAATTC, है ना? ये 5' से 3', और ये 3' से 5'। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमने मान ली है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सी? इको R1 है। तो वो कहाँ से कट करेगी? कौन सी जगह चाहिए उसको? ये वाली जगह चाहिए, GAATTC वाली सीक्वेंस पे वो कट करेगी, और कहीं पर कट नहीं करती है। ठीक है, इसने अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस कट कर ली। अब देख ली, रिकॉग्निशन सीक्वेंस में कट करती है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ऐसे नहीं कहीं पर भी कट कर देगी। ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस में भी वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करती है। वो पॉइंट कौन सा होता है इसका? G और A के बीच में कट करेगी, ऐसे नीचे भी G और A के बीच में कट करेगी। क्लियर नहीं? तो ये जो रिकॉर्ड, तो ये जो इको R1 हो गई, ये बैम H1 हो गई, रिकॉग्निशन सीक्वेंस से भी कैसे कट करती है? एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, कट एट स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक बेस पेयर के बीच में कट करती है, हर जगह से कट नहीं करती है। ठीक है, तो कहाँ कट करेगी? वो G और A के बीच में कट करेगी। ठीक है, और कट करने के बाद जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। ठीक है, कट करने के बाद क्या बनते हैं? स्टिकी एंड्स बनते हैं। ठीक है, तो देखो अगर यहीं से अगर हम देखें तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कहाँ कट करा? G और A के बीच में कट करा, और ये कहाँ पे कट करा? नीचे से भी G और A के बीच में कट करा। तो ऐसे कट करने की वजह से ये अलग हो जाता है, ये ऊपर वाला ये अलग हो जाएगा, नीचे वाला ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इनका सिंगल स्टैंडर्ड DNA फॉर्म्ड हो जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने रिकॉग्निशन साइट पर एक स्पेसिफिक पॉइंट में कट करा, और कट करने के बाद सिंगल स्टैंडर्ड DNA बन गई। और ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA को ही क्या बोलते हैं? स्टिकी DNA। ठीक है, तो जब ये कट करेगा तो क्या बनेगा? एक पार्ट तो क्या बन गया? GCTTA, ये बन गया पहला। और दूसरा क्या बनेगा? सेकंड क्या बन रहा है? AATTCG, ये। ठीक है, तो फर्स्ट ये बन गया, और सेकंड ये बन गया। तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA जो बन रहे हैं कट करने के बाद, इन सिंगल स्टैंडर्ड DNA को क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। सिंगल स्टैंडर्ड DNA को क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होंगे, उनको कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करनी है। ठीक है, स्टिकी स्ट्रैंड्स बन गए, स्टिकी एंड्स बन गए आफ्टर कटिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही कट करती है, और स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही। इको R1 कहाँ कट करेगी? ओनली द G and A, और कट करने के बाद क्या बनेंगे? सिंगल स्टैंडर्ड DNA बन जाएंगे, विच इज कॉल्ड एज अ स्टिकी एंड्स। ठीक है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA क्या करते हैं फिर? ये लाइगेट करने में हेल्प करते हैं, जोड़ने में हेल्प करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इको R1 ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो रिकॉग्नाइज करेगी रिकॉग्निशन सीक्वेंस को। ठीक है, ये DNA से बाइंड कर जाएगी, और बाइंड करने के बाद क्या होगा? उस DNA की जो सीक्वेंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और दो पार्ट्स जब वो डिवाइड हो जाएगी तो उससे क्या होगा? स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, है ना? और ये स्टिकी एंड्स क्या करेंगे? विल डू द कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग विद अनदर DNA। ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का मेन काम क्या होता है? DNA को कट करने का। एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे हम? वी आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे इको R1 को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था? इकोलाई से। डैम H1 को एक्सट्रैक्ट किया, ऐसे ही बाकियों को भी एक्सट्रैक्ट किया। ये ना, तो नेमिंग वगैरह सब हो गई। तो इन द लेटर वी आर डिस्कस द नेक्स्ट टूल्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज द वेक्टर। ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।